हेलो स्टूडेंट्स, जौहरी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित जौहरी सर। चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12th जी मेंस और नीट और एडवांस वालों के लिए। सॉलिड स्टेट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप इसको ठीक से फैक्ट फॉलोइंग करें, इसके नोट्स अच्छे से बनाएं और काफ़ी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव से ध्यान दें। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में मैंने जो बोर्ड पे जो मेरा हमेशा मेथड रहा है फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ाना, तो मैंने बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट तरीके से बना के रखा है। तो आप चाहें तो वीडियो के एंड में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपका जो रिवीजन है, क्विक रिव्यू ड्यूरिंग द एग्जाम बहुत फास्ट हो जाएगा। सारी चीजें एक ही फ्लो चार्ट में मैंने नोट करके रखी हुई हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है क्यूरियोसिटी। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर देन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्पेशली सॉलिड है कि जो सॉलिड स्टेट बनती हैं वो आखिर कैसे बनती है। आइस कैसे बनी, मेटल की प्लेट कैसे बनी, ये ग्लास कैसे बना। क्योंकि हम अभी तक इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो आखिर में कंबाइन कैसे होते हैं, और जब वो कंबाइन होते हैं तो इतना बिग जेंट स्ट्रक्चर्स जो हम लाइफ में देखते हैं। हम सब पॉलीथीन यूज करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉलिड। हमारे सबके घरों में ग्लास होते हैं, आईना होता है, आईने में ग्लास होता है। वुडन यूज करते हैं, फर्नीचर में यूज करते हैं। सॉलिड के काफी सारे यूटेंसिल्स हमारे किचन में होते हैं। आखिर ये सब फॉर्म कैसे होते हैं, तो पहले थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटी समझ लेते हैं। होता क्या है, जैसे बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, और एक नॉर्मल वॉल का एग्जांपल भी ले लें कि हमारे घर की जो वॉल्स हैं वो छोटी छोटी ब्रिक्स जो होती हैं, उन ब्रिक्स को एक अरेंज वे में जमाया जाता है और उसके बाद वो वॉल्स फॉर्म होती हैं और उन वॉल से हमारा पूरा घर फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली बायोलॉजी में भी सेल्स जो होती हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, वो सेल आपस में कंबाइन होती हैं। डिफरेंट वे से कॉम्बिनेशन होता है। जस्ट लाइक वॉल में भी डिफरेंट वे से होता है। कई वॉल स्ट्रेट होती हैं, कई कर्विकल वॉल होती हैं, आपने देखा होगा। सेम इसी टाइप से सॉलिड स्टेट्स में जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है उसकी यूनिट सेल, और ये सारी सेल आपस में कंबाइन होती हैं, जॉइन टुगेदर होती हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस, एंड दे फॉर्म ए जाइंट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड को बेसिकली हम जानते हैं द सब्सटेंस विच हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, लेस कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के बारे में ये चीजें हम काफी अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी। अब हम सॉलिड स्टेट को काफी डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये डिफरेंट टाइप के सॉलिड फॉर्म्स होते हैं, ये आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं। एक प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन, एक ग्लास का स्ट्रक्चर, एक स्टील की प्लेट, ये आपस में डिफरेंट हैं। मतलब सॉलिड स्टेट में कोई एक टाइप का स्ट्रक्चर तो फॉर्म नहीं होता, ये तो कंफर्म हो गया इन चीजों को देख के। तो कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, सॉलिड स्टेट में जो 2 प्रिवेलिंग चीजें होती हैं जो सॉलिड को बाइंड करके रखती हैं, क्योंकि हमें सबको पता है जो एटम्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं इन ए फिक्स पैटर्न, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके पास बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, जो इंटरपार्टिकल गैप होता है वो इनके पास नहीं होता है। तो ये अपनी प्लेस पे सिर्फ टू एंड फ्रो कर सकते हैं, मतलब ऐसे खिसक सकते हैं आगे पीछे, और बाकी इनके पास और कोई फ्रीडम नहीं होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉलिड, हाई डेंसिटी सब्सटेंस। ठीक है, तो इनकी 2 फोर्सेस सबसे प्रिवेलिंग होती हैं। तो फ्लो चार्ट का आप सबसे पहला पार्ट देखेंगे जो मैंने लिखा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। दीज आर द 2 फैक्टर which make the solid. Intermolecular forces, जो particles होते हैं, whenever I say particle I mean atoms, ions, molecule, इनमें से कोई भी हो सकता है, या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। ये पार्टिकल जब आपस में कंबाइंड और ज्वाइन टुगेदर होते हैं, तो ज्वाइन टुगेदर होने के लिए एक फोर्स रिक्वायर होती है। फिजिक्स में हम सब जानते हैं कि कोई भी 2 चीजें तब पास आती हैं जब उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हों। तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
काफी हद तक इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का भी आपको इफेक्ट दिखाई देगा। सबसे पहली चीज जो सॉलिड को बनाती है, अट्रैक्टिव इन नेचर, तभी तो वो पार्टिकल्स, अगर एक वर्ड में कहें, एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती है। दूसरी होती है थर्मल एनर्जी। वी ऑल नो दैट हीट विच इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर वेरी टाइटली बाउंडेड विथ ईच अदर ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो एनर्जी वो पजेस करते हैं ड्यू टू दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, जो उनके अंदर स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? इन चीजों से मिलकर बनता है सॉलिड का स्ट्रक्चर। सॉलिड के स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स इसमें बनते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया। सॉलिड अगर हम देखेंगे तो सभी सॉलिड सेम टाइप के नहीं दिखते हमें। ग्लास, प्लास्टिक बैग, रबर, स्टील प्लेट, वुडन, अरे ये इतने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं। प्लास्टिक बैग तो कितना फ्लैक्सिबल होता है, सॉलिड है। ग्लास, हमने ग्लास की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ग्लास आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, अब हम वही डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप से क्लासीफाई होते हैं। टू टाइप से क्लासीफाई होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फोस सॉलिड। ये बेसिकली सिर्फ दो ही टाइप में क्लासीफाई हो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फोस सॉलिड। सबसे पहली बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, दैट टाइप ऑफ सॉलिड विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, जबकि एमोर्फोस में डेफिनेट ज्योमेट्री मिसिंग होती है। मींस इनका जो शेप होता है एमोर्फोस का इर्रेगुलर टाइप का होता है, जबकि क्रिस्टलाइन एक फिक्स्ड ज्योमेट्री के शेप के होते हैं, मतलब इनका शेप फिक्स्ड होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो काफी हाई अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं। इसी रीजन के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप देखेंगे तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप देखेंगे तो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपको कोई बोलता है कि भाई शार्प 12 o'clock पहुंच जाना, ना 1 मिनट उधर ना 1 मिनट इधर, इसका मतलब है शार्प 12 o'clock। सेम वे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जबकि एमोर्फोस सॉलिड के केस में इसमें काफी फ्लक्चुएशन होता है। तो मैंने यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमोर्फोस सॉलिड के प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर रखा है। ये फ्लो चार्ट से पढ़ना काफी इजी हो जाता है, हम चीजों को समझने भी लगते हैं, नोट डाउन भी हो जाता है, और एक ही व्यू में पूरा चैप्टर आपका रिव्यू हो जाता है। कंप्लीट नॉलेज आपको एक ही पेज से मिल जाती है। इसलिए फ्लो चार्ट जरूर फॉलो करें, जिसको कई लोग माइंड मैप भी बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने देखा इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स ज्योमेट्री होती है, मतलब जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जिनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स, दे आर अरेंज इन ए फिक्स्ड मैनर विच इज मिसिंग इन एमोर्फोस सॉलिड। उसमें फिक्स ज्योमेट्री नहीं हो पाती, दे आर वेरी इररेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है जी। इनकी फिक्स्ड ज्योमेट्री के कारण इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन आता है इनके पास। हीट ऑफ फ्यूजन हम सब जानते हैं, जब हम सब्सटेंस को फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने का मतलब क्या है? जब बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस को मिला के हम बड़ा बनाते हैं। तो जब बड़ा बनाते हैं तो देयर इज ए हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जो हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन भी होता है, उस टाइप से हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है। इस पूरी रिएक्शन में कितना हीट का एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। और हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए काफी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू होती है हर सॉलिड के लिए, जबकि एमोर्फोस में ये चीज फिर मिसिंग होती है आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग रेंज प्रॉपर्टीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप देखेंगे, अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उसकी, तो वो काफी, और स्ट्रक्चर भी, ये काफी लॉन्ग रेंज तक फॉलो करता है। मतलब इसका ये होता है कि अगर ये मेरी वॉल है, अगर ये रेक्टेंगुलर है, तो इसको आप बहुत दूर तक देखते हुए चले जाएंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर लाइक ए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी आपको। दैट मीन्स इसके ज्योमेट्री जो है, फिक्स ज्योमेट्री,
वो कोई शॉर्ट रेंज तक नहीं है कि इतने छोटे तक तो है उसके बाद ये फिर ये कर्व हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग रेंज तक इसका ऑर्डर फॉलो होता है, मतलब ज्योमेट्री इसकी लॉन्ग रेंज तक बनी रहती है। एमोरफॉस में फिर ये चीज मिसिंग होती है, एमोरफॉस में शॉर्ट रेंज होते हैं। और यहीं पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो एक एमोरफॉस के सैंपल में और एक क्रिस्टलाइन के सैंपल में आपको डिफरेंस बताना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज जो मैंने अभी बताया ना, तो एमोरफॉस भी छोटे से डिस्टेंसेस के लिए फिक्स ज्योमेट्री लगेगी आपको, जस्ट लाइक क्रिस्टलाइन। बट अगर आप उसको लॉन्ग रेंज में देखेंगे तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कि ये एमोरफॉस है और ये क्रिस्टलाइन है, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रॉपिसिटी, जिसको हम एनियोस्ट्रोपिक या फिर आइसोट्रोपिक बोलते हैं। एनियोस्ट्रोपिक मतलब होता है ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स, जहां एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल हीट, ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर ये आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ, लेट अस सपोज आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के डायगोनल से जा रहे हो, क्यूब की साइड से जा रहे हो, क्यूब के रेक्टेंगुलर एक फेस के डायगोनल से जा रहे हो। क्यूब में एक तो क्यूब का डायगोनल होता है, एक फेस का डायगोनल होता है। इन सब के अलोंग आपको जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, ये डिफरेंट मिलते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट आर डिफरेंट अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज वाई। बट एमोरफॉस में ये आइसोट्रोपिक मिलते हैं, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ये फिजिकल पैरामीटर आपको सेम मिलेंगे। उसका बहुत सिंपल रीजन होता है, क्योंकि इर्रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, इनकी एक एवरेज वैल्यू हो जाती है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, वो वही एवरेज वैल्यू देते हैं। दैट्स वाई एमोरफॉस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक हो जाते हैं, जिनमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल हीट, ये सारी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होती है, क्योंकि ये एवरेज दे रहे होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ये वाली डायगोनल के अराउंड नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं, ये वाली डायगोनल के अराउंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हैं। ड्यू टू दैट दीज फिजिकल पैरामीटर डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्रिस्टलाइन आते हैं आपके एनियोस्ट्रोपिक कैटेगरी के अंदर। क्लियर है? इन दोनों का लास्ट डिफरेंस समझने के लिए आप एक बटर, अमूल बटर का क्यूब ले लीजिए, 1/2 kg का क्यूब जो आता है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन से कट कीजिए, आपको रेक्टेंगुलर एक शार्प कट कटा हुआ मिलेगा जो फिक्स ज्योमेट्री का होगा, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि यही कट अगर आप किसी एमोरफॉस सॉलिड के अंदर लगाएंगे, जस्ट लाइक रबर, लाइक प्लास्टिक, तो आपको शार्प कट का फिक्स ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, वो उसमें एब्सेंस होगी। So this is the first classification of solid state into two categories, crystalline solid and amorphous solid. And these are either you can say differentiate between these two, or either we have discussed their properties. चलिए इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर क्लासिफाई होते हैं, ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं 5 कैटेगरीज में। 5 कैटेगरीज आप देख रहे होंगे यहां पर, एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। सर ये 5-5 कैटेगरी कैसे आई? 5-5 कैटेगरी आने के पीछे रीजन भी आप जानते हैं। कई बार हो सकता है एटम आपस में कंबाइन हो, कई बार हो सकता है आपस में मॉलिक्यूल कंबाइन हो, कई बार हो सकता है कैटायन आयन आपस में कंबाइन हो, या कई बार हो सकता है कैटायन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो। तो ये सारी चीजें, अगर हम एक पार्टिकल भी कहते हैं तो उसमें 3 चीजें बोलनी पड़ती हैं, एटम भी है, आयन भी है और मॉलिक्यूल भी है। तो जब ये 3 डिफरेंट हो गए तो इन पार्टिकल का जब अरेंजमेंट करेंगे तो एटम का अलग, मॉलिक्यूल का अलग और आयन का अलग हो जाएगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है इन 5 कैटेगरीज में। 3 उंगलियां दिखाई थी लेकिन 5 कैटेगरी होती हैं। एटॉमिक सॉलिड अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक सॉलिड में अब हमारा चीज फिक्स्ड हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफॉस सॉलिड तक जब भी मैं बोलता था तो जनरल बोलता था पार्टिकल, अब मैं फिक्स्ड बोलूंगा। तो मैं जब एटॉमिक सॉलिड के लिए बोलूंगा तो बोलूंगा एटम्स आर अरेंज्ड, एटम्स आर अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ज्योमेट्री विच गिव द फिक्स्ड शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो इन सब में आती है। तो एटॉमिक सॉलिड में वही पार्टिकल जो फिक्स्ड ज्योमेट्री में अरेंज हो रहे थे, जो भी अभी हमने यहां डिस्कस किया, वो सारे पार्टिकल कौन होते हैं? एटम्स। ठीक है जी। और उन एटम के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है?
एटॉमिक फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो दो एटम्स के बीच में लग रही होती है, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक सॉलिड। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो नोबल गैसेस आ जाएंगे। फिर आते हैं हम आयोनिक सॉलिड्स पर। आयोनिक सॉलिड्स के एग्जांपल में आप जानते ही हो सॉल्ट जो हम डेली यूज करते हैं, NaCl, ZnS और मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड जितने भी बनते हैं दे आर ऑल आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है जो इनको बाइंड करके रहती है। दैट मेक्स आयोनिक सॉलिड वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो काफी हाई फोर्स होती है। उसके एग्जाम्पल हमने देखे। फिर आता है हम कोवलेंट सॉलिड पर। ऐसे सॉलिड जिनमें मॉलिक्यूल जो बाइंडेड हों, वो मॉलिक्यूल बाइंडेड हो वाया प्योर कोवलेंट बॉन्ड, वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। कई लोगों की गलतफहमी होती है कि कोवलेंट बॉन्ड सॉलिड कैटेगरी में कैसे आ जाते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल मतलब वो समझते थे सिर्फ NaCl ही बनाता है या सिर्फ आयोनिक सॉलिड ही बनाते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है आपकी, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप एग्जांपल देखोगे तो बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन, ये चीजें भी आती हैं विच आर नॉट आयोनिक सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इन सबके कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है जी। कोवलेंट सॉलिड लाइक डायमंड, सिलिकॉन, इनमें भी आप देखोगे डायमंड में आपने कभी पढ़ा होगा डायमंड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बीइंग ए नॉन मेटल, एक्सेप्शन केस है। क्यों? क्योंकि आपने वो कई NCERT बुक में दे रखा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के ऊपर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, फिर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, फिर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो यहां से इसने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया कि ये सारे रेगुलरली अरेंज्ड हैं इन ए फिक्स पैटर्न, मतलब इनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड है, एक फिक्स पैटर्न में है, ठीक है। दैट्स वाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हम आते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या हो रहा होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ कैटायंस। मेटालिक सॉलिड को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अगर आप मान लो ये मेटल की कोई प्लेट है, इस मेटल की प्लेट में बहुत सारे एटम्स अरेंज्ड हैं, ये बहुत सारे एटम्स अरेंज्ड हैं। अब इन एटम्स के अंदर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए रूम टेम्परेचर पे जितनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है दैट इज क्वाइट सफिशिएंट, ठीक है। तो वो क्या करती है, इन एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले आती है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, फ्री हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये बाहर आ गए तो इन्होंने इन एटम्स को बना दिया कैटायंस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशो ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर। इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दीस इलेक्ट्रॉन आर फ्री बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस अट्रैक्शन। अब ये न्यूक्लियस से बाइंडेड नहीं है, अब ये न्यूक्लियस से बाइंडेड नहीं है, अपने एटम को छोड़ के बाहर आ चुके हैं, लेकिन मेटल के अभी भी अंदर ही हैं, उस मेटल प्लेट में ही हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है? मेटालिक बॉन्ड आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल या किसी भी मेटल को उठा के देख लो, इट विल मेक ए मेटालिक बॉन्ड। सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, किसी का भी। फिर हम आते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जिनमें जो पार्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ऐसे पार्टिकल जो मॉलिक्यूल मतलब सिंपली वर्ड में कहें तो मॉलिक्यूल जब आपस में अरेंज्ड होते हैं इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे फॉर्म द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड स्ट्रक्चर। इसमें आपको ड्राई आइस का मैं एग्जांपल समझाता हूं। अब जो ड्राई आइस होती है वो डायरेक्टली सब्लिमाइज होती है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बीच का वो स्टेप मिसिंग रहता है लिक्विड बनने का, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, ये दो बॉन्ड होते हैं, फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये दूसरे कार्बन से जाके अटैच्ड होता है, जो इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन से है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि ये कार्बन कार्बोकैटायन बन गया होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण नेगेटिव आ गया होता है इस पर स्लाइटली। तो ये दोनों आपस में एक अट्रैक्शन बिल्डअप कर लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। CO2 के मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाइंडेड हैं बाय दैट फोर्सेस जो मैंने आपको अभी डायग्राम में शो किया।
अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो आप फ्लो चार्ट में मेरे देख सकते हैं, मैंने उसको क्लासिफाई किया है एज पर द फोर्सेस जो उनको बाइंड करके रखी हुई हैं। यहां पर आपको 4 टाइप की फोर्सेस होती हैं, लेकिन मैं यहां पर अभी 3 टाइप से क्लासिफाई कर रहा हूं। चौथी फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड में नहीं होती है। चौथी फोर्स आपको मिलेगी एटॉमिक सॉलिड में, नॉन पोलर फोर्सेस। नॉन पोलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। पोलैरिटी मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिएट हो जाए। ये कब हो सकता है? जब दोनों सेम एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हों। जैसे आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन। अब फ्लोरीन के बीच में कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होगा, कोई पोलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि दोनों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा शेयर्ड पेयर के, ना ये वाला फ्लोरीन। तो ये हमेशा क्या रहेंगे? नॉन पोलर रहेंगे। और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्सेस आती हैं उनको हम कहते हैं लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको हम कहते हैं लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। सर, इनके बीच में तो कोई चार्ज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये डिस्पर्शन फोर्सेस आती कैसे हैं? दिस इज बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द फोर्सेस बिटवीन द 2 न्यूक्लियसेस। फिर आते हैं पोलर फोर्सेस पर। पोलर फोर्सेस मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जो पोलैरिटी के कारण डेवलप्ड हों। ऐसे मॉलिक्यूल, अब जैसे मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है वो 3 में क्लासिफाई क्यों हुए? क्योंकि मॉलिक्यूल 3 टाइप के बन रहे हैं। हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय भी देखा था, एक नॉन पोलर बन रहा है, एक पोलर बन रहा है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। दैट्स वाई इन मॉलिक्यूलर के 3 सब डिवीजन बने। तो जो बना पोलर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोलैरिटी होती है ऑलरेडी, लाइक HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन इज द बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके अपने पास नेगेटिव हाइड्रोजन को पॉजिटिव दे देता है, एंड दैट्स वाई दे डेवलप द फोर्सेस विच इज कॉल्ड द पोलर फोर्सेस। पोलर डाइपोल आ जाता है इनके बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स के साथ होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के साथ। तो आप देखेंगे H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे बाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जब वो आइस बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 फोर्सेस। उसके बाद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, जैसे एमोर्फोस सॉलिड का मैंने रबर, प्लास्टिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड के यहां पर मैंने ऑलरेडी नोट करके रखे हुए हैं आपके लिए। ये फ्लो चार्ट काफी अच्छा रहता है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। टीचर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अब ये तो हुई बात हमारी पहली कैटेगरी की कि भैया हम जो सॉलिड होते हैं, मैं समझ गया ये 2 टाइप से क्लासिफाई होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज मैंने देखी, लॉन्ग रेंज है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, कट करने से उसकी ज्योमेट्री को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, फिक्स्ड ज्योमेट्री है, एनियोस्ट्रोपिक है। सेम वे है ना, मैंने एमोर्फोस सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज देखी। फिर मैंने इनको फर्दर क्लासिफाई करके देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड को, कि इतने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक अब बात मेरी समझ में आ गई अबाउट सॉलिड स्टेट। लेकिन एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर अभी भी बनी हुई है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर की थी, कि ये एटम्स आपस में मिलके पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैंने जैसे आपको बोला, काफी सारी ब्रिक्स को जोड़ के जब वॉल बनाई जाती है, दिस वॉल इज लाइक ए पैकिंग। ये वॉल होती है जो कंप्लीट सॉलिड का स्ट्रक्चर दे रही है। लेकिन सॉलिड को स्ट्रक्चर देने के लिए एक बेसिक यूनिट यूज किया गई, जिसको हम बोलते हैं सेल। सॉलिड स्टेट में उन्हीं को हम बोलेंगे यूनिट सेल। ये यूनिट सेल में पहले आपस में एटम कंबाइन होते हैं। इन यूनिट सेल में पहले आपस में एटम कंबाइन होते हैं, और इस यूनिट सेल में कुछ फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। फिर ये यूनिट सेल क्यूबिक भी हो सकती हैं, हेक्सागोनल भी हो सकती है, इनका शेप काफी डिफरेंट हो सकता है। तो इन यूनिट सेल को जो हम सॉलिड स्टेट में यूज करते हैं एज ए बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट, समझने के लिए ब्रिक्स का मैंने एग्जांपल ले लिया कि बहुत सारी ब्रिक्स इकट्ठी होकर एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। वो स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब ब्रिक्स हो सकता है क्यूबिकल फॉर्म में हो सकता है क्यूबाइडल फॉर्म में हो सकता है टेट्रागोनल फॉर्म में हो सकता है ट्राइक्लिनिक हो, मोनोक्लिनिक हो। डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इन 3 डायमेंशनल में।
अब ये डिफरेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कैसे होता है? तो आप इसके लिए एक छोटी सी चीज एज्यूम करें, एक रेक्टेंगुलर पेज या एक स्क्वायर पेज को एज्यूम कर लें। ये एक रेक्टेंगुलर पेज है। ऐसे ही कई सारे पेजेस को अगर किसी एंगल पे मिला के रखा जाए, अगर इन्हीं पेजेस को किसी एंगल्स पे मिला के रखा जाए, लाइक ऐसे रख दिया दो पेजेस को, एक पेज को ऐसे रख दिया, क्यूब फॉर्म हो जाएगा, एक पेज को ऐसे रख दिया, एक पेज को ऐसे रख दिया, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर डेवलप्ड होने लगेगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो टाइप्स ऑफ सेल्स में क्लासिफिकेशन होता है वो होता है दो चीजों के बेसिस पर। एक तो उनकी एज लेंथ, जो उनकी एज लेंथ मतलब जो एक एक फेस मिलके पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, वो फेस क्या स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो हेक्सागोनल है, कैसा है, क्या उसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C मतलब सारी एज लेंथ इक्वल है, क्या जो एज जो मैंने अभी बताया आपस में जो एंगल बना रही है क्या वो 90 है, क्या वो 90 नहीं है, क्या सारे एंगल 90 हैं? अच्छा, दो एंगल 90 हैं, एक नहीं है, एक 120 है। इस तरह से हम यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। चलिए उसको डिटेल में देखते हैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है। तो मैंने देखा कि सेल को सबसे पहले मैंने दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है, प्रिमिटिव, एंड सेकेंड टाइप में मैंने क्लासिफाई किया नॉन प्रिमिटिव। ठीक है जी। प्रिमिटिव सेल में अगर मैं देखना चाहूं तो मैंने देखा, जैसे मैंने आपको भी बताया, एज लेंथ इक्वल है कि नहीं है, एंगल्स 90 हैं या एंगल नहीं है 90, क्या सारे एंगल 90 है कि दो एंगल 90 है कि 120 है। दिस मेक्स डिफरेंस एंड गिव राइज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। लाइक क्यूबिक सेल्स भी मिलेंगे आपको, ऐसी ब्रिक्स मिलेंगी जो क्यूबिकल शेप की होंगी, ऑर्थोरोम्बिक शेप की आपको सेल्स मिलेंगे, टेट्रागोनल शेप के मिलेंगे, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सो ऑल दीज टाइप के यूनिट सेल जिससे मिलके एक पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो सारे टाइप के सेल आपको मिलेंगे। अब इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल देख रखे हैं, जैसे क्यूबिक सेल में अगर आप देखेंगे तो चलिए इस प्रिमिटिव सेल के बाद नॉन प्रिमिटिव सेल बता देता हूं। नॉन प्रिमिटिव सेल तीन टाइप से बनती हैं, तीन टाइप से होती हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। इसका मतलब क्या होता है सर, और ये किस बेसिस पर क्लासिफाई होती हैं? तो ये क्लासिफाई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड पोजीशन ऑफ एटम प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोजीशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस जो उसमें प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, जो प्रिमिटिव होती हैं। अगर मान लीजिए ये कोई यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, हमारे सिलेबस में मोस्टली हम यूनिट सेल एज ए क्यूब यूज करते हैं। तो हमने देखा अगर सिर्फ वर्टाइसेस पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो दिस गिव राइज टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक सेल बनेगा ये। ऐसे सेल जिनमें सिर्फ वर्टाइसेस पर ही एटम रखे गए हैं, ऐसी टाइप्स ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ये हैं उसके एटम्स, ये मैं थोड़े और बड़े करके दिखा देता हूं। सिर्फ और सिर्फ कहां रखे गए हैं? उसके वर्टाइसेस पर, 8 वर्टाइसेस 8। लेकिन यहां पे एक चीज आपको जानने की है, ये बहुत सारी यूनिट सेल आपस में चिपका के रखी जाती हैं, ये बहुत सारी यूनिट सेल आपस में चिपका के रखी जाती हैं। ठीक है, तब जाके एक बड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, स्पेरिकल एटम होता है, यूनिट सेल नहीं। ये कई लोगों को गलतफहमी रहती है, जब अपन वॉइड्स वगैरह पढ़ेंगे आगे जाके, स्पेरिकल शेप जो होता है वो एटम्स का होता है, सेल्स का नहीं। सेल्स क्यूबिकल, हेक्सागोनल इस टाइप की होती हैं। हम जो बेसिकली पढ़ते हैं वो क्यूबिकल सेल्स होती हैं। तो क्यूबिकल सेल्स में जो स्पेरिकल एटम्स हैं वो अगर सिर्फ वर्टाइसेस पर प्रेजेंट हैं तो वो बनता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो सिंपली बोला जाता है प्रिमिटिव या फिर SCC, एस फॉर सचिन तेंदुलकर, SCC। इसमें एक खास बात जानने की यह है कि अगर वो वर्टाइसेस पे रखी गई है तो स्पीयर का सिर्फ 1/8 पार्ट एक वर्टाइसेस पर लाई करता है। मतलब एक वर्टाइसेस पर अगर देखेंगे ये एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही लाई कर रहा होगा। मैं एक पार्ट को बना के आपको एक कॉर्नर पे दिखा रहा हूं। ये स्पीयर का 1/8 पार्ट ही उस पर लाई कर पाता है इन एट द वर्टाइसेस पर।
तो ये हुआ सिंपल क्यूबिक। फिर हम आते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 8 वर्टाइसेस पर तो रखे ही हुए हैं एटम, उसके अलावा जो 6 फेसेस हैं क्यूब की, उन पे भी एटम रखे जाते हैं। हर एक फेस पे एटम रखा जाता है। तो आपके वर्टाइसेस पर भी हो गए और फेसेस पर भी हो गए, 6 की 6 फेसेस पर। लेकिन जैसे वर्टाइसेस पे 1/8 लाई करता है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन तो नहीं आ रहा 1/8 तो 7/8 कहां गया? भाई 7/8 जो है ना, वो बाकी के जो क्यूब उसके एक ऊपर रखा होगा, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक नीचे, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे 1/8 1/8 1/8 पार्ट एटम के। क्योंकि एटम एक स्पेरिकल बॉल है जो रखी हुई है, उसका 1/8 पार्ट ये वाला क्यूब ले रहा है, 1/8 पार्ट ये वाला क्यूब ले रहा है, 1/8 पार्ट ये वाला ले रहा है, 1/8 पार्ट ये वाला ले रहा है, 1/8 पार्ट ये वाला ले रहा है। दैट डिपेंड्स उनके अरेंजमेंट पर। फेसेस पे जो हमने एफसीसी पढ़ा कि उनकी वर्टाइसेस के साथ साथ उनकी फेसेस पर भी होंगे। फेसेस पर सिर्फ आधा स्पीयर आ पाता है, मतलब एक एटम को 2 क्यूबिकल सेल आपस में शेयर करते हैं, तो उसका आधा पार्ट एक यूनिट सेल में, आधा पार्ट दूसरे यूनिट सेल में। सिंस हम एक यूनिट सेल की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैं फेस बनाऊं यहां पर अलग से, तो आप देखोगे फेस में सिर्फ आधा ही आ पाता है, उसका ये आधा पार्ट आ पाता है। आप समझ गए होंगे। तो एक फेस पे सिर्फ आधा ही पार्ट उसका आ पाता है, बाकी पार्ट उसका नहीं आ पाता है। तो अगर फेस पे है तो सिर्फ 1/2 पार्ट ऑफ एटम का लाई कर रहा है। फिर आते हैं बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 8 फेसेस तो सब में, 8 कॉर्नर्स जो हैं, जो 8 वर्टाइसेस हैं, वो सब में कॉमन है। अब इसमें जो क्यूब का बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, जहां पर क्यूब की डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करती हैं, मैं फेस की डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूं, क्यूब की डायगोनल। क्यूब की डायगोनल कैसे बनाई जाती हैं, एक साइड की फेस का टॉप, दूसरी साइड की फेस का, अपोजिट फेस का बॉटम, इस तरह से। तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप देखना चाहें तो 2 का मैं दिखा रहा हूं। ये इस फेस के टॉप से इस फेस के बॉटम को टच कर रही है, ये इस फेस के टॉप के, इस तरह से 4 डायगोनल आ जाती हैं। इन चारों का मीटिंग पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर पे होता है क्यूब के अंदर, अगर वहां पे क्यूब के सेंटर पे एक सेल रखा हुआ है और वर्टाइसेस पर भी है, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्लियर है? चलिए फिर आते हैं हम लास्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या हो रहा है, वर्टाइसेस पर तो रखे ही हुए हैं, बाकी किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पर रखे होते हैं, लाइक टॉप एंड बॉटम पे आधे आधे। फेस पे तभी भी आएंगे जब भी आधे आधे ही आएंगे, चाहे वो फेस सेंटर्ड में आए, चाहे वो एंड सेंटर्ड में आए। तो एंड सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स यानी 8 वर्टाइसेस पे हो गए, और कोई भी 2 फेसेस पर, 6 पे 6 नहीं, वो फेस सेंटर्ड हो जाएगा, कोई भी 2 फेसेस पर, एक टॉप पर एक बॉटम पे, आधा आधा एटम आ चुका है। दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड। कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से सेल्स को फॉलो करते हैं, किनके पास ट्राइगोनल होता है, किनके पास मोनोक्लिनिक होता है, ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपके फ्लो चार्ट में लगा के रखे हैं। मैं 1 सेकेंड इधर शिफ्ट हो जाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और स्क्रीनशॉट काफी अच्छा आया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी काफी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल रखता हूं फॉर एनी टॉपिक आइडिया। और अगर आप किसी भी टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल्स में अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है, जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक और ऑन दैट न्यूमेरिकल, और उसको बेस्ट वे से सॉल्व करना हम करेंगे, बेस्ट वे से सॉल्व करेंगे उसको। चलिए, तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल नोट कर रखे हैं कि ऑर्थोरोम्बिक में क्या आता है। ऑर्थोरोम्बिक जो सेल्स होती हैं, वो उनमें कौन कौन से यूनिट सेल्स पाए जाते हैं, क्यूबिक में कौन कौन से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रक्चर में सारे सेल फिट हो सकते हैं, नहीं। इसीलिए इनको मैंने फ्लो चार्ट में अलग से बना के रखा हुआ है और उनके एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप यहां तक का लेक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। पहले मैंने सॉलिड स्टेट का बेसिक समझा, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर मैंने कहा सॉलिड बनता कैसे, मेरी क्यूरियोसिटी। तो हमने जाना कि यूनिट सेल्स होती हैं, उन यूनिट सेल्स में एटम्स अरेंज होते हैं, और वो यूनिट सेल आपस में चुपका चुपका के रखी जाती है, जैसे ब्रिक्स को।
एक वॉल बनाने के लिए। जब हम रखते हैं तो बन जाता है पूरा सॉलिड का स्टेट। तो हमने देखा कि वो कितने टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, तो हमने वो टाइप की यूनिट सेल्स यहां पर बना के देखी। अब जैसे मैंने बोला कि अब टाइम आ गया है ब्रिक्स को एक के ऊपर एक या साइड बाय साइड रखा जाए और दीवार कंप्लीट की जाए। तो दीवार कंप्लीट करने के लिए आपको अब यूनिट सेल्स को कंबाइन करना है। जस्ट लाइक आपके पास ब्रिक्स आ चुकी हैं, अब ब्रिक्स से आपको पूरी वॉल बनानी है। तो अब पूरी वॉल बनाने के लिए आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी। जैसे पार्ले जी पैक होके आता है ना ब्रिक्स, एक एक बिस्कुट का पैक, बिस्कुट के पैक को आप खोलेंगे तो एक के ऊपर एक अरेंज होके आता है, दैट इज कॉल्ड द लाइन अरेंजमेंट। वो फेसेस आपस में ऐसे अरेंज हैं। ब्रिक्स हमने अरेंज की, अपनी वॉल बनाई। अब जो हमारे पास सॉलिड स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है यूनिट सेल, उसको किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं और एटम को किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं उन सेल्स में। या तो 1D करिए आप, ये 3 टाइप से क्लासिफाई होगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल आप कैसे करोगे? 1 डायमेंशनल में आप क्या करोगे? एक के बाद एक रखते हुए चले जाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ लीनियर डिस्टेंसेस हैं। आप इस तरह रखते हुए चले जाओगे। एक सीरीज में अगर आप लड्डू, या अगर आपके घर में लड्डू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल घरों में लोग मीठा कम रखते हैं, तो आपके घर में टेनिस बॉल होगी, टेबल टेनिस बॉल होगी, कॉस्को बॉल होगी, प्लास्टिक बॉल होगी, 4-5 लेके एक लाइन में सजा दें उनको, एक ही ज़मीन पे रख के, तो आप देखेंगे 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया है। ठीक है, समझने के लिए हम 1 डायमेंशनल समझ रहे हैं, उसके बाद लास्ट में हमें 3D ही बनाना होगा। उस 1 डायमेंशनल से बनता है 2 डायमेंशनल। अब जो लाइन आपने बनाई है उस लाइन को बहुत सारी लाइंस को आप जोड़ते हुए चले जाओ। एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन बनाई, तीसरी लाइन बनाई, ये सारी लाइंस को आप एक प्लेन में ही रख रहे हो, आप एक के ऊपर एक नहीं रख रहे हो। ठीक है, आप एक प्लेन में ही रख रहे हो। एक लाइन रखी लड्डू की, फिर दूसरी लाइन रखी, फिर तीसरी लाइन रखी, एक ही प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक ही प्लेन में। तो वो बन जाता है आपका 2 डायमेंशनल में स्क्वायर। स्क्वायर में क्या हो रहा है, ये देखो, एक 1D था आपका ऐसा, अब आपने दूसरा 1D जमाया इसको, बिल्कुल सिमिलरिटी से आप जमाते चले गए, एंड देन इट गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द स्क्वायर। ये साइड, ये साइड, ये साइड सब आपस में इक्वल है, एंड दिस इज गिव द नेम स्क्वायर पैकेजिंग। स्क्वायर पैकिंग में अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखना चाहें तो सारी 1 डायमेंशनल जो थे बिल्कुल सेम अरेंज हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं ए का मतलब होता है, इस अरेंजमेंट को अगर मैं ए बोल रहा हूं तो मैंने वही सेम अरेंजमेंट रिपीट करके लिखा हुआ है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए, बन गया आपका स्क्वायर। फिर 2 डायमेंशनल में सेकंड आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आप प्लेसिंग को चेंज करते हैं। पहले आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसी प्लेसिंग कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसी प्लेसिंग कर रहे हैं उन दोनों के बीच में से। फिर आप अगेन जो फर्स्ट वाली रो थी उसको बिल्कुल मैचअप कराते हैं सेकंड से, थर्ड से, तो बीच की रो को अपन बी नाम दे देते हैं, क्योंकि उस रो तो सेम थी, लेकिन पहले लड्डू से ना शुरू करते हुए पहले और दूसरे लड्डू के बीच में जो गैप था वहां से शुरू की। लेकिन अब मैं थर्ड रे पे जब आया हूं तो मैं फर्स्ट का अरेंजमेंट रिपीट कर रहा हूं, इसलिए उसको दोबारा से नाम दे दिया गया ए। फिर मैं जब फोर्थ पे आऊंगा तो सेकंड वाला रिपीट करूंगा, तो ये हो जाएगा ए बी अरेंजमेंट। अगर आप इसको जोड़ के देखोगे तो ये फॉर्म करेगा हेक्सागन। दैट्स व्हाई इट इज नेम एज हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। HCP शॉर्ट फॉर्म में होता है, स्क्वायर पैकेजिंग मतलब SCP। अब हमने 1D बनाया, 1D से 2 डायमेंशनल। अब इस 2 डायमेंशनल को हम कन्वर्ट करेंगे 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 3 डायमेंशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक प्लेन पे तो हम जमा चुके हैं, एक लाइन दूसरी लाइन 2 फैशन में। अब उसी अरेंजमेंट को हम रिपीट करेंगे उनके ऊपर रखकर। जो एक ट्रे हमने जमाई थी अब उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, इस तरह से।
दिस विल गिव राइज टू द 3D अरेंजमेंट। जो आप यहां देख सकते हैं, दो टाइप से क्लासिफाई होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग में क्या होगा, सॉरी पहले हेक्सागोनल की बात करते हैं। हेक्सागोनल में क्या हो रहा है, जो आपने जो लेयर रखी थी नीचे, वो पूरी ए वाली लेयर थी, पूरी स्क्वायर वाली लेयर थी। अब उसके ऊपर जो लेयर रखेंगे वो स्क्वायर वाली लेयर है, लेकिन अब वो दूसरे दो लड्डू के गैप के बीच से स्टार्ट होगा, वो दो लड्डू के गैप के बीच से स्टार्ट होगी। अगर ऐसे रखी थी दो लाइन, अब लड्डू हर दो लड्डू के बीच में रखे जाएंगे, इसलिए उसको बी बोला जाता है। फिर फर्स्ट वाली रे को रिपीट किया जाएगा थर्ड पे, फिर उसके बीच बीच में लड्डू रखे जाएंगे। इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा, ए बी ए बी ए बी। इसको बहुत अच्छे से देखने के लिए आप गूगल सर्च पे 3D फिगर जो 360 व्यू के आते हैं वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं इनकॉपरेट करने की इन सारी चीजों को। लेट्स सी। वैसे भी साइंस के स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन हाई होना चाहिए अगर आप काफी आगे जाना चाहते हो, और इफ यू लव द प्योर साइंस एज ए प्योर साइंस पे, तो आपका इमेजिनेशन खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग पर। क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग में क्या कर रहे हैं, पहली लेयर जमाई, उसके ऊपर दो दो लड्डू के बीच में दूसरी लेयर जमाई, उसके बाद तीसरी लेयर को रिपीट नहीं किया हमने, तीसरी लेयर को रिपीट किया इन ए डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे एक लेयर ये रख दी, उसके ऊपर एक लेयर ऐसी रख दी, उसके ऊपर एक लेयर ऐसी रख दी, दो लड्डू के बीच में, फिर उन दो लड्डू के एक एक बीच में कर करके, तो वो बन जाता है हमारा क्यूबिक, जिसको हम बोलते हैं एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी। इस तरह से आपको रिपीट करना होता है। सो हमने सबसे पहले सॉलिड स्टेट में देखा कि एक मेटल प्लेट का जो अरेंजमेंट होता है उसमें कैसा होता है, तो वो हमने देखा यूनिट सेल से मिलकर बनती हैं। ये यूनिट सेल डिफरेंट टाइप की होती हैं जो हमने डिस्कस किया। फिर ये यूनिट सेल आपस में अरेंज होती हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में, और विच गिव राइज टू द फिनिश्ड स्ट्रक्चर जो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल प्लेट्स। हमें वहां एटम नहीं दिखते हैं बिकॉज एटम कांट बी सीन बाय नेकेड आई। तो यहां तक आई होप आपको सॉलिड स्टेट मैंने अच्छे से रिवाइज करा दिया होगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट, अब हम बात करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, अगेन मैंने फ्लो चार्ट आपके लिए बना रखा है, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। काफी इजी होता है रिवाइज करने के लिए। इम्परफेक्शन डिफेक्ट्स मीन्स किसी वजह से आपका रेगुलर अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है या कर दिया गया है। दोनों रीज़न हो सकते हैं, या तो ऑटोमेटिकली हो गया है या इंटेंशनली हम लोग करते हैं टू चेंज द प्रॉपर्टी अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी से मैच करने के लिए। दो टाइप के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स को हम ज़्यादा भाव नहीं देंगे, हम देंगे पॉइंट डिफेक्ट पे। पॉइंट डिफेक्ट अगर देखा जाए तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, एक पॉइंट पे चीज़ें डिस्प्लेस्ड होने लगती हैं, या तो वैकेंट हो जाती हैं या अपनी किसी इंडस्ट्रियल पोजीशन पे चली जाती हैं। तो ऐसे डिफेक्ट जो पॉइंट पे एनाइन या कैटाइन का डिस्प्लेसमेंट या उनकी वैकेंसी या उनका इंडस्ट्रियल साइट पे चले जाने के कारण क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप से क्लासिफाई होते हैं, स्टाइचोमेट्री, नॉन स्टाइचोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइचोमेट्री में, इसमें स्टाइकोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, एटम जो न्यूट्रलिटी थी वो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। नॉन स्टाइकोमेट्री में आप देखोगे न्यूट्रलिटी विल गोइंग टू चेंज। इम्प्योरिटी में हम कई बार इंटेंशनली इम्प्योरिटी को उसमें ऐड कराते हैं टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम आते हैं स्कॉटगी में, स्टाइकोमेट्री में। 2 टाइप के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, एक तो होता है वैकेंसी और एक होता है इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, वैकेंसी का मतलब होता है कोई अपनी जगह छोड़ के चला गया है, कोई अपनी जगह छोड़ के चला गया है। दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट विच हैपन्स इन केस ऑफ स्कॉटगी डिफेक्ट।
तो स्कॉटकी डिफेक्ट में आखिर हुआ क्या? स्कॉटकी डिफेक्ट में अगर आप देखो यहां पर गौर से, ये सारे आयंस थे जो एक सॉलिड स्टेट में आपस में बंधे हुए थे। ये मान लीजिए प्लस वाला था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का सॉरी, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये फिर माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। रेगुलर अरेंजमेंट तो ऐसा ही होना चाहिए था अगर ये परफेक्ट होता, अगर इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट आने में क्या हुआ, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। एटम की सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर है उसकी न्यूट्रलिटी कंप्लीटली मेंटेन रहेगी। वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, एक पॉजिटिव यहां से चला गया, एक नेगेटिव यहां से चला गया, एक कैटायन और एक एनायन दोनों छोड़ के चले गए अपनी अपनी स्पेस को, और उन्होंने क्रिएट कर दिए दो होल। जो उनकी स्पेस थी अब वो होल मतलब वैकेंट स्पेस रह गए हैं। आप देखेंगे न्यूट्रलिटी अभी तक मेंटेन है, न्यूट्रलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, एंड वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द स्कॉटकी डिफेक्ट विच कम अंडर द वैकेंसी डिफेक्ट। गॉट इट? स्कॉटकी डिफेक्ट कब आता है? जब एनाइन और कैटाइन में साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। अगर एनाइन और कैटाइन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसी स्टाइकोमेट्री का दूसरा पार्ट है फ्रैंकनेल डिफेक्ट। फ्रैंकनेल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, अब ये कैटाइन अपनी जगह पर है, एनाइन अपनी जगह पर है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला कैटाइन यहां से उठ के इन बीच में आ गया, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टियल पोजीशन पे। अपनी रेगुलर पोजीशन छोड़ दी उसने और इंटरस्टियल पोजीशन पे आ गया। ऐसा पॉसिबल तभी हो पाया है क्योंकि कैटाइन जो इसमें जो कैटाइन है उसका साइज काफी स्मॉल रहता है। साइज स्मॉल होने के कारण इट कैन ऑक्यूपाई इंटरस्टियल पोजीशन। तो यहां से एक कंक्लूजन और एक आंसर निकालते हैं कि फ्रैंकनेल डिफेक्ट उन्हीं क्रिस्टल्स में आएगा जिन क्रिस्टल्स में कैटाइन का साइज बहुत कम हो और एनाइन का साइज ज्यादा हो। मतलब कैटाइन और एनाइन के साइज में काफी हाई डिफरेंसेस हों, क्योंकि कैटाइन बहुत छोटा होगा तभी वो इंटरस्टियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाएगा एंड गिव राइज टू इंटरस्टियल डिफेक्ट विच इज कॉल्ड फ्रैंकनेल डिफेक्ट विच कम अंडर द स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। आप देख सकते हैं न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, नंबर ऑफ कैटाइन अभी भी सेम है, सेम विद द स्कॉटकी डिफेक्ट, उसमें भी नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन बिल्कुल सेम थे। सो दीज आर कॉल्ड द स्कॉटकी एंड फ्रैंकनेल डिफेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने नोटेड हैं। आप इसमें जो मैंने बात कही है लार्ज साइज ऑफ कैटाइन, लार्ज साइज का डिफरेंस होना चाहिए एनाइन और कैटाइन में फ्रैंकनेल के लिए, तो आप देख सकते हो उन एग्जाम्पल में। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो बहुत जनरल है, जो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रैंकनेल और स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट पूछता है। एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, AGBR, वी ऑल नो दैट। ठीक है जी, चलिए नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पे चलते हैं। तो दो टाइप से क्रिएट होता है ये, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिसिट। या तो मेटल मतलब कैटायन, या तो कैटायन एक्सेस में आ जाए या फिर कैटायन की कमी हो जाए। ठीक है, तो नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में एक्चुअली में न्यूट्रलिटी इज गोइंग टू चेंज बिकॉज स्टाइकोमेट्री चेंज हो रही है। तो यहां पर न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहती, ये उसका डिफरेंस है नॉन स्टाइकोमेट्री से, क्योंकि उसकी स्टाइकोमेट्री यहां पर चेंज हो रही है, उसमें नहीं हुई थी। अब अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखें एनायनिक वैकेंसी या फिर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए। अब जैसे नॉर्मल जो हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर रहना चाहिए था यहां प्लस, अब अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो टाइप से क्लासिफाई हुआ, या तो एनाइन भाग जाए वहां से, या तो भाई ये एनाइन चला गया कहीं, या तो ऐसा हो सकता है अगर एनाइन कहीं नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए इसके पास जो इंटरस्टियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप से क्रिएट हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए इंटरस्टियल पोजीशन पर,
या फिर एनायन अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाए। इस टाइप से मेटल एक्सिस डिफेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? जब ये यहां से छोड़ के जाएगा तो अपनी जगह एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। इस फिगर में अगर एनायन छोड़ के गया तो अपनी जगह एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब देके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ मतलब फैब्रो, जर्मन में उसको बोलते हैं कलर के लिए। ये बन गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट में व्हेन एनायन ने अपनी जो स्पेस थी, जो उसकी जगह थी, उसको छोड़ के चला गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ने ले ली। इसको बोलते हैं एफ सेंटर। जितने ज्यादा एफ सेंटर क्रिएट होंगे उतने ज्यादा कंपाउंड में कलर आएगा, उतना ज्यादा अच्छा कलर आएगा। अगर एक कंपाउंड में एक एफ सेंटर और एक कंपाउंड में दो एफ सेंटर हैं, दो एफ सेंटर वाले का करंट जो कलर होगा वो काफी अच्छा होगा, काफी डार्क होगा एज कंपेयर टू वन एफ, मतलब जो एफ सेंटर है। कलर क्यों आता है? कलर आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से, या तो डी ट्रांजिशन हो या डी एफ ट्रांजिशन, इनकी वजह से क्रिस्टल्स को आता है कलर। ठीक है जी। तो एफ सेंटर की वजह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट में आ जाएंगे कलर। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट को अगर सिंपली आपको पहचानना है तो आप कलर की हेल्प से पहचान सकते हो। कभी भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट आएगा तो उस मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से वो क्रिस्टल कलराइज्ड हो जाएगी। अगर वो क्रिस्टल कलराइज नहीं हो रही है और कोई बोल रहा है ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए ये मेटल डेफिशिट वाला है। मेटल डेफिशिट वाले में कलर नहीं आएगा क्योंकि उसमें एफ सेंटर क्रिएट ही नहीं होते। मेटल डेफिशिट में क्या होता है, यहां पर एनाइन जगह छोड़ के गया था, वहां पर कैटाइन अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाता है। वहां पर क्या हो रहा है कि ये एनाइन अपनी जगह है, कैटाइन अपनी प्लेस छोड़ के चला गया, या तो कैटाइन अपनी प्लेस छोड़ के चला गया या एनाइन ने आके इंडस्ट्रियल पोजीशन को अपनी जगह इंडस्ट्रियल पोजीशन पे आ गया है। ये दोनों में होता है मेटल डेफिशिट डिफेक्ट। ठीक है। अगर आपने नॉन स्टाइकोमेट्रिक देखा होगा तो आप देख रहे हैं कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में वो पॉजिटिव आयन का आना या नेगेटिव का जाना, दोनों केसेस में क्रिस्टल कैटायनिक हो जाएंगी, जबकि मेटल डेफिशिट में मेटल का जाना या नेगेटिव आयन एनायन का आना, दोनों केसेस में वो नेगेटिवली चार्ज क्रिस्टल बना देगा। लेकिन मेटल एक्सिस में और मेटल डेफिशिट में एक बेसिक डिफरेंस है कलर का। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में एफ सेंटर क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है और मेटल एक्सिस की क्रिस्टल्स कलरफुल बनती हैं, जबकि मेटल डेफिशिट की कलरफुल नहीं बनती है। वेरी सिंपल डिफरेंस। अब आते हैं इसके लास्ट डिफेक्ट पर, जिसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। कई बार ये पर्पसली किया जाता है। पर्पसली क्यों किया जाता है? बिकॉज वी नीड डिजायर्ड रिजल्ट। हमें कुछ क्रिस्टल्स को डिजायर्ड रिजल्ट के लिए मैनिपुलेट करना पड़ता है। उस मैनिपुलेशन में हम खुद इंप्योरिटीज को इंसर्ट करते हैं। इंप्योरिटीज को इंसर्ट करना आपने कई चैप्टर में सुना होगा, इवन इन सेमीकंडक्टर्स में व्हेन वी डू डोपिंग। लेट अस सपोज ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है, तो ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बना देते हैं। ये बन गई सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल। अब अगर इस सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को मैं इंप्योरिटी ऐड कर दूं CaCl2 की, किसकी ऐड करूं? CaCl2 की, जो कि ब्रेक डाउन होके मुझे देगा C+2 आयन, जो कि सोडियम आयन से जस्ट डबल है अपनी वैलेंसी में, अपने ऑक्सीडेशन नंबर में। तो एक कैल्शियम आयन जब सोडियम को रिप्लेस करेगा तो एक्चुअली में एक कैल्शियम आने के लिए दो सोडियम को रिप्लेस होना पड़ेगा। तो एक तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और दूसरी जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वहां पर कैल्शियम खुद आ जाएगा। लेकिन कैल्शियम +2 था तो एक कैल्शियम +2 के लिए दो सोडियम +1 के निकालने पड़े। दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट आर नोन एज impurity defect. Is that clear? So these are all about, this is all about the theory of defects, imperfection in solid. चलिए, for more videos and about class 12th board, class 11th NEET, जी मेन एडवांस और उनके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए, डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे इन्हेंस करें, इन सब के लिए
आप मुझे कमेंट बॉक्सेस में अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक, अपने न्यूमेरिकल्स डाउट भेजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालता हूँ, उस कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू।